पल्लवी हूँ और आज मैं आपको अपनी और मेरे बेटे की एक खास कहानी सुनाने जा रही हूँ। मेरा बेटा जो हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करता है, जब छुट्टियों में घर आता है तो हम खूब मस्ती करते हैं। वह अक्सर घर आने के बाद कहता है कि हॉस्टल में रहकर वह बोर हो गया है और कुछ नया करना चाहता है। इस बार जब वह घर आया तो उसने मुझसे कहा, माँ चलो कहीं घूमने चलते हैं। मैंने उसकी बात मान ली और हम दोनों ने मिलकर नैनीताल घूमने का प्लान बना लिया। तुरंत हमने पैकिंग कर ली और अगले ही दिन नैनीताल के लिए निकल पड़े। नैनीताल पहुंचने पर हमने एक होटल में कमरा बुक किया। हमें वहां बहुत मजा आ रहा था, पर जो हुआ वह मेरे लिए बिल्कुल अप्रत्याशित था। रात होते ही मेरा बेटा अजीब तरीके से पेश आने लगा। वह मुझे पत्नी की तरह बर्ताव करने लगा, जो मेरे लिए चौंकाने वाला था। मैं यह सब समझ ही नहीं पाई कि उसके मन में क्या चल रहा था। आप आगे की कहानी तो खुद ही समझ सकते हैं, लेकिन यह पल मेरे लिए काफी उलझन भरा और अविश्वसनीय था। जैसा कि मैंने पहले बताया, मेरा नाम पल्लवी है और मेरी शादी एक अमीर परिवार में हुई थी। मेरे पति एक बड़े बिजनेसमैन हैं और अक्सर विदेश में अपने काम के सिलसिले में व्यस्त रहते हैं। शादी के 1 साल बाद मुझे एक बेटा हुआ, लेकिन उस खास मौके पर भी मेरे पति मेरे साथ नहीं थे। ये मेरे जीवन का सबसे कठिन और भावनात्मक पल था, क्योंकि एक औरत के लिए मां बनने का अनुभव सबसे महत्वपूर्ण होता है। लेकिन मेरे पति ने कभी मेरी भावनाओं की कदर नहीं की। ज्यादातर समय वे विदेश में ही रहते थे और मैंने अपने बेटे की परवरिश अकेले ही की। 5वीं कक्षा तक वह मेरे साथ ही रहा, लेकिन फिर एक दिन मेरे पति अचानक आए और उसे बोर्डिंग स्कूल भेजने का निर्णय लिया। मैंने अपने बेटे को अच्छे संस्कार और पढ़ाई दी, लेकिन वह दूर हो गया और शायद उसी दूरी ने हमारे बीच कुछ ऐसा पैदा कर दिया जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये कहानी कहाँ जाकर खत्म होती है, तो चलिए इस सफर की शुरुआत यहीं से होती है। कुछ साल बोर्डिंग स्कूल में बिताने के बाद मेरे बेटे को पढ़ाई के लिए मलेशिया भेज दिया गया। वह वहां हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहा था। जब बेटा और पति दोनों दूर हो गए तो मेरा जीवन अचानक खाली सा हो गया। अकेलापन मेरे जीवन का हिस्सा बन गया और यह समय के साथ बढ़ता ही चला गया। पति तो कभी कभार ही फोन करते थे और बेटे से भी केवल औपचारिक बातें होती थी। इसने मुझे भीतर से खोखला कर दिया। मुझे ऐसा लगने लगा था कि मेरे पति विदेश में किसी औरत के साथ हैं। लेकिन ये बात मैंने कभी अपने बेटे से साझा नहीं की, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि उसके दिल में अपने पिता के लिए कोई कड़वाहट पैदा हो। समय बीतता गया और मैं मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर पड़ने लगी। डॉक्टर ने मेरी हालत को देखते हुए कहा कि मुझे किसी के साथ की जरूरत है और मस्ती और सुकून भरी जगह पर जाने की सलाह दी। उन्होंने मेरे बेटे को भी फोन करके यह सब बताया। अगले ही दिन मेरा बेटा गर्मी की छुट्टियों में घर आ गया। उसने मुझसे कहा, मम्मी आप अपना सामान पैक कर लो, हम नैनीताल चल रहे हैं। पहले तो मैं मना करती रही, लेकिन वह जिद पर अड़ गया और कहा कि यह यात्रा मेरे लिए जरूरी है। उसने कहा, मम्मी अपने लिए कुछ अच्छे कपड़े भी पैक कर लेना, जैसे आप शादी से पहले पहनती थी। मैं थोड़ी हिचकिचा, लेकिन बेटे की खुशी के लिए मैंने अच्छे कपड़े पैक कर लिए। हमारी ट्रेन रात 11 बजे की थी और अगले दिन हम नैनीताल पहुंच गए। वहां एक होटल में रुकने का इंतजाम किया और हमने कुछ समय बाद शहर घूमने का प्लान बनाया। होटल में बेटे ने मुझसे कहा, मम्मी आप यह साड़ी छोड़कर वह ड्रेस पहन लो जिसमें आप शादी से पहले हुआ करती थी। पहले तो मैंने मना किया, लेकिन बेटे के कहने पर वह ड्रेस पहन ली। जब मैंने ड्रेस पहनी तो बेटा कहने लगा, मम्मी आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। वह दिन मेरे लिए बहुत खास था। बेटा मुझे नैनीताल की सैर पर ले गया और हमने ढेर सारी बातें की। शाम को जब हम होटल लौटे तो वह मुझसे बात करने लगा। मैंने कहा, अब सो जाओ, लेकिन वह कहने लगा, नहीं मम्मी, आज रात मैं सिर्फ आपसे बातें करूंगा। डॉक्टर ने कहा है कि आपको खुश रखना है। फिर उसने मुझे कहा, आप मॉडल जैसी लगती हो, अब आपको ऐसी ही ड्रेस पहना करनी चाहिए। बातों के दौरान उसने मुझसे पूछा, मम्मी क्या आप शादी से पहले किसी को पसंद करती थी? मैंने हंसते हुए कहा, तुम यह किस तरह के सवाल कर रहे हो? लेकिन वह हंसता रहा और मुझसे कहने लगा, बताओ ना मम्मी। मैं भी बेटे के इस अंदाज पर मुस्कुराई और उसे अपनी कुछ पुरानी बातें बताई।
उसने मुझसे कहा, मम्मी, अब मैं आपका सबसे अच्छा दोस्त हूं। आप मुझसे हर बात शेयर कर सकती हो। उस रात बेटे ने मेरे अकेलेपन को पूरी तरह से दूर कर दिया। मैंने महसूस किया कि अब मैं खुश रहने लगी हूं, जैसे मुझे किसी ने जीवन की नई ऊर्जा दे दी हो। अगले दिन हम स्विमिंग पूल में भी गए और ढेर सारी मस्ती की बेटे ने मुझे यकीन दिलाया कि वह हमेशा मेरा साथ देगा और साल में एक बार हम जरूर कहीं घूमने जाएंगे। फिर उसने मुझे कहा, मम्मी, आपको खुश रखने का जिम्मा अब मेरा है। अब मैं आपकी जिंदगी में वही जगह लेना चाहता हूं जो पापा ने कभी नहीं दी। उसकी बातों ने मुझे एक नया एहसास दिया। उसने न केवल मेरा साथ दिया, बल्कि मुझे वह अपनापन भी महसूस कराया जो मैंने इतने सालों से खो दिया था। उस पल मैंने महसूस किया कि मेरे बेटे में ही वह सच्चा साथी है जो मुझे मेरे पति कभी नहीं दे पाए। उसके बाद तो आप खुद ही समझदार हैं मित्रों। एक चीज आपसे मैं जरूर कहना चाहूंगी कि रिश्तों की मर्यादाओं का कभी उल्लंघन मत करना, क्योंकि रिश्तों की डोर बड़ी नाजुक होती है जो बहुत साधारण से खिंचाव की वजह से टूट जाती है। सीमाओं में रहकर रिश्तों का सम्मान करें, तभी रिश्ते लंबे चलते हैं। ना एजाज रिश्ते बनाकर समाज में अश्लीलता का प्रदर्शन ना करे। अफसोस है कि आज पूरा बाजार ही सामग्री बेचने के खातिर अश्लीलता परोस रहा है, पर इस बहकावे में ना आए खुद। पूछा तो उसने कहा, मैं तो रोज ही इतना खुश होता हूँ। जिसको आप जैसी बहन मिल जाए वो क्यों ना खुश हो। घर के सारे काम निपटाकर जब मैं बैठी तो वो सूरज तेल लेकर मेरे पास आ गया। कहने लगा, प्रिया दीदी, आप अपनी बाल को ले आइए, मैं आपके सिर में मसाज कर देता हूँ। मुझे उसकी हरकतें अजीब लगती थीं। मैंने कहा, यह तुम्हारा काम नहीं है, जाओ अपने दोस्तों के साथ घूमो फिरो, मुझे मसाज की जरूरत नहीं है। मगर उसने मेरी बात नहीं मानी और खुद ही मेरे बालों से कैचर उतार कर कहने लगा, आप नखरे मत किया करें, किस्मत वालों को ही ऐसे भाई मिलते हैं। जब आपका भाई आपके खूबसूरत रेशमी बालों में मसाज करना चाहता है तो आपको क्या समस्या हो सकती है। आ जाइए, मैं आपके सर की मसाज कर देता हूँ, आपको बहुत सुकून मिलेगा। वह मुझे उठाकर कमरे में ले गया। मैं बेड पर तकिया रखकर लेट गई। मेरे बाल बेड से नीचे लटक रहे थे। वह मेरे सर के पास बैठकर मेरे बालों की मसाज करने लगा। सूरज मुझसे 4 साल छोटा था, मगर मुझे नाम से बुलाता था। कहता, आप इतनी प्यारी हैं कि आपको देखकर दिल करता है कि आप हमेशा इसी तरह मुस्कुराती रहे और मैं आपकी लाड उठाता रहूं। वह मेरे बालों की मसाज कर रहा था और उसके हाथों में जैसे जादू था। मुझे इतना मजा आया कि मैं नींद की वादियों में खोने लगी। तेल की खुशबू भी बहुत जबरदस्त थी। मैंने उससे पूछा, यह कौन सा तेल है? वह बोला, यह बहुत ही खास तेल है, खास आपके लिए। आपके जो इतने हसीन बाल हैं ना, ये उन्हीं बालों के लिए बना है। उसकी बातें बहुत प्यारी थी। मैं समझ नहीं पाती थी कि वह किस तरीके से बात कर रहा है। बहरहाल मसाज के दौरान ही मैं नींद में खोने लगी। कुछ देर बाद जब मेरी आंख खुली तो मेरा पूरा बदन दर्द से टूट रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी टांगों पर बहुत ज्यादा वजन रख दिया गया हो। पूरे बदन में दर्द सराय कर रहा था। धीरे धीरे उठकर बैठी और आसपास देखने लगी। जब अपने भाई पर गौर किया, वह पूरी तरह भीगी हुई थी, जैसे किसी ने मुझे नहला दी हो। कपड़े गीले थे, पंखा बंद था और गर्मी थी। यह सब क्या हो रहा था? मैं बड़ी मुश्किल से बेड़े उठी। मुझे चक्कर आ रहे थे, चलना मुश्किल हो रहा था। मैं अपनी हालत समझ नहीं पा रही थी कि यह सब क्या हो रहा है। बड़ी मुश्किल से चलकर बाथरूम गई और फ्रेश हुई। अपनी हालत पर गौर किया तो ऐसा लगा जैसे मैंने सोया नहीं, बल्कि कोई मेहनत वाला काम कर रही थी। जब मैं कमरे से बाहर निकली तो मुझे फुसफुसाना की आवाज आई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई किसी से बात कर रहा हो। घर में मेरे और उसके अलावा कोई नहीं था। फिर वह किसके साथ बात कर रहा था? मैं पहले किचन में पानी पीने गई, मगर तब तक आवाज आनी बंद हो गई थी। मैं किचन के दरवाजे के पास खड़ी थी। जब वह व्यक्ति बैठक से निकला, उसके हाथ में काफी पैसे थे, जिन्हें देखकर वह मुस्कुरा रहा था। मेरे माथे पर बल पड़े। अगले ही पल उसकी नजर मुझ पर पड़ी। मुझे देखकर कहने लगा, प्रिया, आप उठ गई। मैं चलते हुए उसके करीब आई। वह हड़बड़ाकर पैसे अपनी पैंट की जेब में डाल रहा था, मगर मैंने उसका हाथ पकड़कर उन पैसों को सामने लाकर कहा,
इतने पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? वह नजरें झुका चुका था। कहने लगा, आप प्लीज पापा को मत बताना। मैं ताज्जुब में थी कि उसने ये पैसे पापा के क्यों नहीं दिए। मैंने सख्ती से पूछा तो वह सहम गया। कहने लगा, यह पैसे तो पापा के एक दोस्त ने कई साल पुराने कर्ज के रूप में लौटाए थे। मैंने सोचा था कि इनसे ही मोबाइल लूंगा, लेकिन उसने पैसे मुझे थमा दिए। मैंने कहा, हाँ तुमने अच्छा किया। घर के हालात देखो किस कदर खराब हैं। हमारे माँ बाप दोनों नौकरी कर रहे हैं और तुम मोबाइल लेने की बात कर रहे हो। वह शर्मिंदा था नैन ने। वह पैसे रात को पापा को दे दिए थे। उस रात उसने मुझसे कोई बात नहीं की और जल्दी सोने चला गया। अगले दिन मैं किचन में काम कर रही थी जब सूरज अपने दोस्तों के साथ घर में दाखिल हुआ। वह जितनी हैरान होती उतना कम था, क्योंकि वह अपने दोस्तों को सीधा लाउंज में ही ले आया था। उस वक्त मैं दुपट्टा उतारकर बर्तन धो रही थी। जब वह सब हंसते हुए अंदर आए, मैंने तुरंत दुपट्टा किया और फिर सूरज को समझाने लगी कि यह क्या तरीका है। तुम जानते हो इस वक्त मम्मी पापा घर नहीं है, फिर भी इन लोगों को घर ले आए हो। सूरज कहने लगा, ये मेरा घर है। जब आपको मेरा ख्याल नहीं है तो मैं आपका ख्याल क्यों करूं? अच्छा खाना तैयार करो, मेरे बहुत खास दोस्त हैं। वह मुझसे का काफी नाराज हो चुका था, मगर अब मैं क्या करती? खाना तो बनाना जरूरी था। मैं उसके दोस्तों के लिए खाना बनाने लगी तो वह बोला, खाना परोसने भी तुम खुद ही आओगी। मुझे सूरज का रवैया हैरान कर रहा था। छोटी सी बात पर वह ऐसे कैसे बदल सकता था? मैंने खाना टेबल पर लगा दिया। मैंने गौर किया कि उसके दोस्त बार बार मुझे घूर कर देख रहे थे। वे सभी सूरज की उम्र से बड़े थे और अजीब तरीके से घूर रहे थे, जैसे कच्चा ही खा जाएंगे। मैं अपने कमरे में बंद होकर रह गई। जैसे ही वे गए तो मैं सूरज पर फट पड़ी कि दोबारा तुम्हारे दोस्त मुझे इस घर में नजर ना आए। मगर वह तो अगले ही पल मेरे गाल थाम कर कहने लगा, इतना गुस्सा कहाँ से आता है? उन्होंने नहीं आएंगे वे दोबारा। मगर आप इस बारे में मम्मी पापा को कुछ नहीं बताएंगे। कैसा लड़का था यह, कभी प्यार जताने लगता तो कभी चिढ़ने लगता। बहरहाल मैंने हमें सर हिला दिया और अपने कमरे में चली गई। मुझे सूरज की हरकतें कुछ मुश्किल सी लगने लगी थी, क्योंकि वह मुझे अजीब तरह से देखने लगा था। उस रोज भी जब मैं अपने कमरे में आराम करने के लिए सोई तो अचानक मुझे अपने पैरों पर किसी के हाथ महसूस हुए। मैंने आंखें खोली तो सूरज मेरे पैरों को अपनी गोद में रखकर मसाज दे रहा था। मैंने उसे ऐसा करने से मना किया, मगर वह कहने लगा, मैं जो कर रहा हूं मुझे करने दें। इस घर में एक मैं ही हूं जिसे आपकी इतनी फिक्र है। मम्मी पापा को तो काम से ही फुर्सत नहीं है। खैर, मैं भी थक चुकी थी। आंखें बंद की और सोने लगी। सूरज के हाथों के मसाज से मैं नींद की गहराई में खोने लगी थी, मगर जब मेरी आंख खुली तो मेरे होश उड़ गए। मेरा सर बुरी तरह चकरा रहा था। बिस्तर की चादर बिल्कुल बेतरतीब हो चुकी थी। बिस्तर पर एक शर्ट और एक मेल परफ्यूम पड़ा था। यह सामान किसका था? मैं तो कुछ भी बोल नहीं सकी। सर में इतनी तेज दर्द था कि मैं दोबारा बिस्तर पर गिर गई। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मुझे बेहोशी की दवा पिला दी हो। मुझे पास में फुसफुसाना दे रही थी, मगर कौन बोल रहा था यह मैं पहचान नहीं सकी। मुझे तो बस सूरज की आवाज सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह मेरे कमरे में मौजूद हो और मुझे उठाने की कोशिश कर रहा हो। कुछ देर बाद जब मेरी आंख खुली तो सारा दृश्य मेरी नजरों के सामने घूमने लगा। मैंने सबसे पहले बेड की तरफ देखा जहां शर्ट और परफ्यूम पड़े थे, मगर अब वहां कुछ भी नहीं था। आज फिर मेरी हालत बड़ी अजीब थी। मैं बच्ची तो नहीं थी जो यह सब कुछ समझ ना पाती। घर में मेरे और सूरज के अलावा और कोई नहीं था। फिर मेरे सोने के बाद ऐसा क्या होता था कि मेरा पूरा शरीर पानी से नहला दिया गया हो। सिर्फ इतना ही नहीं, मेरा शरीर दर्द से चूर था और रंगत भी बिल्कुल पीली हो चुकी थी। दिन बदिनी भी सूरज मेरे करीब आने की कोशिश कर रहा था, मगर मैं बहाना बनाकर अपने कमरे में आ गई थी। दिमाग में अजीब से विचार आने लगे थे। तबीयत भी काफी खराब थी। मेरी हालत देखकर माँ भी परेशान होने लगी। उन्होंने कहा कि वे अगले दिन ऑफिस से छुट्टी लेकर मुझे डॉक्टर के पास ले जाएंगी ताकि पता चल सके कि मुझे क्या समस्या है। उस रात मैं बार बार उठ रही थी और ठीक से सो नहीं पाई। अगले दिन
मेरे माता पिता हमेशा की तरह अपने काम पर चले गए थे। उन्हें शायद मेरी परवाह नहीं थी। मैं खुद ही डॉक्टर के पास गई, जहां अल्ट्रासाउंड में पता चला कि मैं गर्भवती हूँ। आखिर ये सब मेरे साथ कौन कर सकता था? सूरज मेरा भाई था, लेकिन फिर मेरे दिमाग में यह बात आई कि मैं उसे सगा भाई समझती हूँ। बात ऐसी थी कि किसी से छिपी नहीं थी कि मेरा सौतेला भाई है। वह मेरी माँ की दूसरी शादी से है, जबकि मैं माँ की पहली शादी की औलाद हूँ। इस तरह की बातें मुझे गलत सोचने पर मजबूर कर रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि कैसे अपने माँ बाप को यह बात बताऊं। अयान मेरा सौतेला भाई जब मेरे पास बैठता तो कभी मेरा हाथ पकड़ता तो कभी मेरे गाल खींच देता। एक दिन मैं अस्पताल गई और अबॉर्शन से पहले डॉक्टर से कहा कि इस बच्चे का डीएनए टेस्ट करें। डॉक्टर ने रिपोर्ट दी और जब मैंने देखा तो मेरी सांसें थम गई। जो मैं समझ रही थी वैसा कुछ नहीं था। बच्चा किसी और का था, लेकिन कौन हो सकता था? मैंने अपने कमरे में मोबाइल का कैमरा फिट कर दिया। एक दिन जब माँ बाप घर पर नहीं थे, सूरज फिर मेरे पास आया और मेरे सिर की मालिश करने लगा। मैंने बहुत कोशिश की कि ना सोऊं, लेकिन तेल में शायद बेहोशी की दवा थी। जैसे ही मैं उसे सूंघी बेहोश हो गई। 1 घंटे बाद होश आया। माँ बाप भी घर लौट आए थे। जब मैंने कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी तो जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई। सूरज मेरे कमरे में अपने दोस्तों को लाता था जो मेरे साथ बुरा बर्ताव करते थे। अपना काम पूरा करने के बाद वे सूरज को पैसे देते और चले जाते। यह जानकर मैं टूट गई थी। मैंने कमरे से बाहर जाकर सूरज का गिरेबान पकड़ा और थप्पड़ की बरसात कर दी। मम्मी पापा भी आ गए और पापा ने गुस्से से मेरे हाथ पकड़ लिए। होश में हो क्या? पागल हो गई हो? क्यों मार रही हो इसे? मैंने रोते हुए वीडियो दिखा दी कि यह जलील इंसान मेरे साथ क्या कर रहा था। वीडियो देखकर माँ फर्श पर गिर पड़ी। पापा को भी विश्वास नहीं हो रहा था। उन्होंने सूरज को पकड़कर बहुत मारा। उसके मुंह और नाक से खून बह रहा था। सूरज ने गुस्से में कहा, मैंने इसे कभी अपनी बहन समझा ही नहीं। मुझे पैसों की जरूरत थी। लोग इसके लाखों रुपए देने को तैयार थे। मुझे अपनी जरूरतें पूरी करनी थी, इसलिए मैंने यह कदम उठाया। अपनी बहन की जिस्म फरोशी करवाई। मैं अपने कानों पर हाथ रखकर बस रोए जा रही थी। पापा ने उसे इतना मारा कि वह लहूलुहान हो गया, मगर जैसे तैसे खुद को उनसे छुड़वाकर घर से भाग गया और फिर कभी पलटकर उस घर में नहीं आया। मेरे पेट में पल रहा बच्चा नाजायज था, जिसका मैंने अब अबॉर्शन तो करवा दिया, मगर सूरज ने जिस कदर घिनौना खेल मेरे साथ खेला था, मैं मरते दम तक नहीं भूल सकूंगी। भाई वही होता है जो आपके सगे वाले देन से हो। किसी भी अनजान मर्द के सहारे अपनी जवान जहान बेटी को छोड़ना बहुत बड़ी बेवकूफी है, क्योंकि शैतान परस्त मर्द हर वक्त इस आर में रहते हैं कि वह किसी न किसी बिनती हवा की इज्जत को नीलाम करे। तुम्हें अपनी तमाम देखने और सुनने वाले से यही गुजारिश करूंगी कि हमेशा अपनी बेटी को साथ पर्दे में रखें और कभी किसी भी अनजान मर्द के सहारे पर उन्हें अकेला न छोड़े। इस सारे मामले में गलती किसकी थी? मेरे माँ बाप की, जो पैसा कमाने के चक्कर में बच्चों से बिल्कुल ही बेफिक्र हो गए थे, या फिर मेरी कि मैं अपने सौतेले भाई के साथ अकेली इस घर में रहती थी और उस पर हद से ज्यादा तबार करती का थी। समय था। उसे अपना घर में सगा भाई हल्की हल्की बारिश की बूंदों की आवाज आ रही थी। मैं अपने कमरे में बैठी किताबों में खोई हुई थी, लेकिन मेरा मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था। मेरी नजरें बार बार दरवाजे की ओर उठती, जहां माँ अपने छोटे से कमरे में बैठी थी। मैंने जाकर देखा तो मेरी धड़कनें बहुत तेज हो गई, मानो जैसे मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो और आसमान फट गया हो। ऐसा कभी भगवान किसी को ना दिखाए, क्योंकि मैंने देखा कि मेरा छोटा भाई, जो मुझसे हाइट में बड़ा है, वह सौतेली माँ को हेलो दोस्तों, मेरा नाम किरण है और आप सभी मेरे प्रिय हो। आपके चैनल रोमांचक कहानियां 7 पर आपका स्वागत करती हूँ। मैं एक मध्यम वर्ग परिवार से हूँ, जिसमें मैं मेरे मम्मी पापा और मेरा भाई रहते हैं। मेरे पापा को दिल के द्वारे की बीमारी है, इसलिए उनका स्वास्थ्य हमेशा गड़बड़ रहता है। मम्मी मेरी टीबी की मरीज थी, इसलिए उनकी तबीयत खराब रहती थी और वह जल्दी ही स्वर्गवासी हो गई। मेरे पापा रेलवे में लोको पायलट थे और अक्सर घर से बाहर रहते थे। मम्मी के जाने के बाद हमारी देखभाल करने वाला कोई नहीं था, इसलिए पापा ने दूसरी शादी कर ली थी। हमारी सौतेली माँ हमारा पूरा ध्यान रखती थी।
मेरा भाई उनका लाडला पुत्र था। मैं फिलहाल बीएसएससी कर रही हूँ और मेरा भाई बाहर कक्षा में है। भाई मेरा छोटा है, पर उसकी हाइट बड़ी है और लंबी चौड़ी कद काठी वाला भाई है मेरा। मेरी सौतेली माँ पापा से कुछ खुश नहीं रहती थी और वे भी घर का खर्च चलने के लिए एक एक पार्लर में काम करती थी। मैं और मेरे भाई कॉलेज और स्कूल जाते और शाम को घर आते। एक दिन जब मैं शाम को घर वापस आई तो देखा कि मेरा भाई आज स्कूल नहीं गया था और सौतेली माँ के काम में रसोई में हाथ बंटवा रहा था। सौतेली माँ खाना पका रही थी तो मेरा भैया कभी आटा लगाता तो कभी सब्जी काटता, कभी सिलेंडर में गैस खत्म हो जाती तो गैस भरवा कर लाता। साथ ही वह सौतेली माँ के साथ खूब हंसी मजाक कर रहा था और सौतेली माँ भी उसके इस रवैये से खुश थी। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, मेरा भाई अब स्कूल कम और घर पर ज्यादा रहता था। वह आए दिन की छुट्टी करने लगा था। जब भी मैं कॉलेज से शाम को घर वापस आती तो वह ज्यादातर घर पर ही सौतेली माँ के साथ घर के कामकाज में व्यस्त दिखाई देता। यह देख मुझे कुछ अजीब लगने लगा था, पर मैंने इस पर ज्यादा गौर न देते हुए अपने काम से काम रखा। एक दिन तो मैंने देखा कि मेरा भाई माँ की बजाय खुद सबके कपड़े धो रहा था और मम्मी उसकी हेल्प कर रही थी। मम्मी के कपड़े भी वह अपने हाथों से धो रहा था। ये देख मैं अपने कमरे में चुपचाप चली गई। अब आपको बताने साथ की जरूरत नहीं है कि वह कपड़ों में क्या धो रहा था, इसीलिए तो मैं तुरंत वहां से अपने कमरे में चली गई। झाड़ू पोंछा लगाने से लेकर घर के सारे बर्तन साफ करने तक का काम अब वह करने लगा था। मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि यह सब करने के पीछे उसकी क्या मंशा थी। जब भी देखती उसे मैं सौतेली माँ के साथ ही पाती। अब स्कूल में उसकी परफॉर्मेंस पर भी फर्क पड़ने लगा था। भगवान जाने चोरी छुपे वह कौन सा काम कर रहा था। एक बार मेरी सौतेली माँ को टाइफाइड बुखार हो गया था। वो 20 दिनों के लिए अस्पताल में एडमिट रही थी, तो मेरा भाई एक दिन के लिए भी उन्हें छोड़कर घर नहीं आया। 1 महीने के लिए डॉक्टर ने बेड रेस्ट के लिए बोला था, तो उसने मम्मी की खुशी के लिए घर के सारे काम किए और रात में उनके पास ही सोता। ये जो भी कुछ हो रहा था मेरी समझ से परे था और अच्छा नहीं हो रहा था। मेरा भाई, जो मेरी पहली मम्मी की एक कही नहीं करता था, वह सौतेली माँ के काम में रात दिन व्यस्त रहने लगा था। एक बार जब हमारे मौसी के लड़के की दी थी, तब हम सब उनके घर गए हुए थे, जिसमें हम सब सज धज के गए थे। तब मैंने वहां एकम चीज नोटिस करी कि भैया और सौतेली माँ अलग अलग ही घूम रहे थे और काफी खुश दिखाई दे रहे थे। थोड़ी देर बाद हम सब घर आ गए थे। रात को जब मैं पानी पीने के लिए उठी थी, तब मैंने देखा कि भाई सौतेली माँ के कमरे से बाहर आ रहे थे। उनकी सांसें जोर जोर से चल रही थी और वह पूरे पसीने से भीगे हुए थे। थोड़ी देर बाद मैंने सौतेली माँ को भी उनके कमरे से बाहर आते हुए देखा। वह भी काफी थकी हुई महसूस हो रही थी और पसीने से भीगी हुई थी। मुझे लगा कि जरूर रात को मम्मी और भैया ने जब सुबह हुई थी तो मम्मी सुबह होते ही अपने कपड़े धो रही थी। इससे मेरा शक यकीन में बदल गया। लेकिन जब थोड़ी देर बाद हम सब नाश्ते के लिए बैठे और मैंने भाई से पूछा कि तुम इतनी रात को माँ के कमरे में क्या कर रहे थे, तो सौतेली माँ ने मेरी बात को काटते हुए जवाब दिया कि रात को उनके कमरे की लाइट खराब हो गई थी, इसलिए मैंने उसे बुलाया था और गर्मी की वजह से इतना ज्यादा पसीना आया था। फिर मुझे लगने लगा कि शायद वह सही कह रही थी। फिर कुछ दिन बाद एक रात को मेरी नींद खुल गई क्योंकि मुझे प्यास लगी थी। मेरी पानियों की बोतल किचन में ही रह गई थी और किचन के बराबर में ही सौतेली माँ का कमरा है। जब मैं पानी की बोतल लेने पहुंची तो मैंने गौर से सुना तो मम्मी के कमरे से कुछ अजीब आवाजें आ रही थीं। एक बार को तो मेरी सांसें रुक गई थीं, क्योंकि मुझे वही लग रहा था जिसकी मुझे आशंका थी। मेरी आंखों में आंसू थे, मेरे पैर कांप रहे थे। दिल मानने को तैयार नहीं था कि ऐसा नहीं हो सकता है। मैं बिल्कुल अचंभित रह गई थी कि भगवान कभी कभी किसी के साथ मत करना, पर खुद का शुक्र है कि मैंने अपने आप को संभाला। यह तसल्ली दिलाई कि इतनी जल्दी किसी नतीजे पर पहुंचना मूर्खता होगी, इसलिए क्यों ना आगे बढ़कर देख लिया जाए। अगर चीजें सामान्य हुई तो फिर दुख करने से क्या फायदा। पर फिर भी हिम्मत जवाब दे रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कुछ वैसा हुआ तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। फिर डरते हुए मैंने जैसे तैसे करके उनके कमरे की तरफ कदम बढ़ाए और दरवाजा खोला तो देखा कि वह कोई मोबाइल हमें खेल रहे थे।
जिसकी आवाज बाहर तक आ रही थी। पर इसके अलावा भी मैंने एक चीज नोटिस की कि वह दोनों फिर से पसीने में भीगे हुए थे और उनकी सांसें तेज चल रही थी, जैसे उन्होंने कोई डरावना सपना देख लिया हो। और सबसे बड़ा सवाल मेरे जहन में यह था कि यह कौन सा समय है गेम खेलने का? आधी रात को भला कौन गेम खेलता है? वह शायद मुझसे कुछ छुपा रहे थे। जब अगली सुबह हुई तो फिर से मेरी सौतेली माँ तड़के सुबह अपने कपड़ों को धोने बैठ गई। जब मैंने उनसे पूछा कि आप इतनी जल्दी अपने कपड़े धोने क्यों बैठ जाती हो, तो सौतेली माँ कहने लगी कि बेटी, बेहतर होगा कि तू अपने काम से काम रखे। दूसरों के मामलों में दखल अंदाजी देना तुझे शोभा नहीं देता। मम्मी के शब्द मेरे दिल में तीर की भांति लगे और सुबह तड़के मेरे भैया मम्मी के कमरे की बेडशीट बदल देते। जब हम लोग सुबह नाश्ते के लिए बैठे तो मम्मी ने भैया के लिए सैंडविच बनाए थे और मेरे लिए नहीं। मैंने मम्मी से इसका कारण पूछा तो मम्मी ने कहा कि ब्रेड खत्म हो गई है, पर मैंने किचन में जाकर देखा तो पूरी पैकेट ब्रेड की रखी हुई थी। और एक चीज और देखी कि एक गिलास में हल्दी वाला दूध रखा हुआ था और उसके बगल में पावर वाली दवाई। मेरी जिंदगी धीरे धीरे नरक बनती जा रही थी। मैं नाश्ता करने के लिए वापस टेबल पर आ गई और भाई से पूछा कि भाई, तू इतनी रात को मम्मी के कमरे में गेम क्यों खेल रहा था? तुझे पता नहीं है कि मम्मी पूरा दिन थकी हारी होती है और तू उन्हें सोने भी नहीं देता? न खुद सोता है और ना किसी को सोने देता। इसी भाई गुस्से से बोला कि तुझे मतलब क्या है? मैं अपना नाश्ता छोड़कर अपने कमरे में चली आई और सोचने लगी, आखिर मम्मी और भैया को क्या हो गया है? इधर मम्मी से कुछ पूछो तो सीधा जवाब नहीं देती और अब तो भैया भी उन्हीं के बोल बोलने लगे हैं। उसी दिन से मैंने यह साबित करने की ठान ली कि इनके बदले हुए व्यवहार का कारण इनकी नजदीकियां हैं। अब मैं हर रात चौकन्ना होकर सोने लगी। थोड़ी सी भी आहट होती तो मैं जाग जाती। अब मैं हर रात को चौकीदारी करती, पर अफसोस मुझे कुछ हाथ नहीं लगता। पर मम्मी हमेशा की तरह सुबह ही कपड़े धोने बैठ जाती और भैया बेडशीट बदलने। लेकिन 26 अक्टूबर 2023 इनके लिए आखिरी रात थी। उस दिन भैया ने बीमार होने का बहाना बनाया था। सौतेली माँ भाई की खूब देखभाल कर रही थी। उनको झूठी दवाई गोली देने से लेकर उनका सर दबाने तक। जब रात को सोने का समय आया तो हम सब अपने अपने कमरों में सोने जा रहे थे। मैं भाई के रूम से निकलकर बाहर खड़ी हो गई थी तो भाई सौतेली माँ से कहते हैं कि मम्मी, मेरी तबीयत रात को बिगड़ सकती है। हो सकता है मैं सुबह ना उठूं, इसलिए आप आज इधर ही सो जाइए, जिससे आप मुझे बचा तो लेंगी। मम्मी ने उसे डांटते हुए कहा कि ऐसा नहीं कहते बच्चे। फिर मम्मी उस दिन भाई के कमरे में ही सो गई थी। उसके बाद जो मैंने देखा उसकी मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकती थी। पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि भैया सौतेली माँ को आप समझदार हो। फिर एक बार क्या हुआ कि जब हम तीनों, मैं, मेरा छोटा भाई और हमारी सौतेली माँ, एक नई मूवी देखने के लिए थिएटर गए थे। मैं बहुत उत्साहित थी क्योंकि यह हमारी पहली पारिवारिक आउटिंग थी। जैसे ही हम थिएटर पहुंचे, मम्मी ने हमारे लिए पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक्स खरीदे। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। मूवी शुरू हुई और मैं तो स्क्रीन पर नजर जमाए पूरी तरह से कहानी में खो गई थी। लेकिन तभी मेरी गलती से पॉपकॉर्न का बड़ा पैकेट मेरे हाथ से गिर गया और चारों ओर फैल गया। मम्मी ने गुस्से से मेरी तरफ देखा और जोर से कहा, किरण, तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। हमेशा तुम्हारे ही हाथ से क्यों गिरता है? सब कुछ उनकी डांट सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। मेरा भाई जो मुझसे छोटा है यह सब देख रहा था। उसने फौरन मेरी ओर देखा, लेकिन उससे पहले मम्मी ने उसे प्यार से बुलाया और कहा, चलो बेटा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए दूसरा पॉपकॉर्न खरीद देती हूँ। मुझे यह देखकर बहुत अजीब लगा। मेरे मन में सवाल उठने लगे, क्या मैं मम्मी की नजरों में कोई अहमियत नहीं रखती? उन्होंने मुझे डांटा और भाई के साथ इतनी नरमी से पेश आई। मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन मैंने अपनी भावनाएं छिपा ली। मैंने सोचा शायद मैंने ही कुछ गलत किया होगा, इसलिए मम्मी मुझसे नाराज है। मूवी खत्म हुई। हम तीनों बाहर निकले। मम्मी मेरे भाई से हंसते बोलते चल रही थी और मैं चुपचाप उनके पीछे चल रही थी। तभी मम्मी ने अचानक रुककर मेरी ओर देखा और कहा, किरण, तुम जानती हो मैं तुम्हें ज्यादा सख्ती से इसलिए टोकूं क्योंकि मुझे पता है कि तुम समझदार हो।
तुम्हें और बेहतर करना है। तुम्हारा भाई अभी छोटा है, इसलिए उसे मैं डांट नहीं सकती। उनकी बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं समझ गई कि मम्मी की डांट में भी एक तरह का प्यार छिपा हुआ था। वह चाहती थी कि मैं बेहतर बनूं, जिम्मेदार बनूं। मुझे ये एहसास हुआ कि डांट मेरी मम्मी की डांट में भी एक तरह का प्यार छिपा हुआ था। का मतलब यह नहीं कि वह मुझे प्यार नहीं करती, बल्कि वह चाहती हैं कि मैं और भी मजबूत बनूं। उस दिन मैंने सीखा कि हर रिश्ते में, खासकर माँ बच्चों के रिश्ते में, प्यार के अलग अलग रूप हो सकते हैं। कभी डांट, कभी फटकार और कभी मीठी बातें। इन सब के पीछे माँ का प्यार ही छिपा होता है। अब जब भी मम्मी मुझे डांटे, मैं बुरा महसूस नहीं करती, बल्कि समझ जाती हूँ कि यह उनकी परवाह और स्नेह का ही एक रूप है। एक शाम को हम चिड़ियाघर देखने गए थे। दिन भर हमने खूब मस्ती की थी भाई। तो शेरबाग और हाथी देखकर इतना खुश हो गया था कि हर बार मम्मी से कहता, मम्मी देखो ये शेर कितना है। और मम्मी भी उसे हंसते हुए जवाब देती, हाँ बेटा बिल्कुल, तुम जैसे बहादुर। मैंने भी बहुत सारे जानवर देखे, लेकिन मम्मी का सारा ध्यान सिर्फ मेरे भाई पर ही था। मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन मैंने सोचा कि शायद मम्मी उसे इसलिए ज्यादा समय दे रही है क्योंकि वह छोटा है। दिन भर हम घूमते रहे, खूब फोटो खींचे और घर लौटने से पहले मम्मी ने हमारे लिए आइसक्रीम भी खरीदी। लेकिन जब हम घर पहुंचे तो मम्मी का स्वभाव बिल्कुल बदल गया। जैसे ही दरवाजा खोला, मम्मी ने अपना चेहरा गंभीर कर लिया। उन्होंने बिना कुछ कहे अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। यह देखकर मैं और मेरा भाई हैरान थे। भाई ने मेरी ओर देखा और बोला, दीदी, मम्मी को क्या हुआ? क्या मैंने कुछ गलत किया? मैंने उसे शांत किया। नहीं, तुमने तो कुछ नहीं किया। शायद मम्मी थक गई होंगी। लेकिन सच कहूं तो मेरे मन में भी बहुत सारे सवाल उठ रहे थे। मम्मी का अचानक यूं चुप हो जाना मुझे परेशान कर रहा था। मैंने सोचा, शायद मुझसे ही कुछ गलती हो गई हो, या फिर चिड़ियाघर में कुछ ऐसा हो गया हो जो मैंने ध्यान नहीं दिया। कुछ देर बाद जब मम्मी बाहर आई तो मैंने हिम्मत जुटाकर उनसे पूछा, मम्मी सब ठीक है, आप हमसे बात क्यों नहीं कर रही हैं? मम्मी ने मेरी ओर देखा और कुछ पल के लिए चुप रही। फिर उन्होंने धीरे से कहा, किरण, तुम्हें मुझसे एक बात सच सच बतानी होगी। जब हम चिड़ियाघर में थे तो मैंने देखा कि तुम बार बार अकेली रह रही थी और मैंने तुम्हें खुश होते नहीं देखा। क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो? मुझे यह सुनकर झटका लगा। मम्मी का सवाल मुझे अंदर तक हिला गया। मुझे लगा कि शायद उन्होंने मेरी भावनाओं को समझ लिया था और यह सोचकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं मम्मी के पास गई और धीरे से कहा, मम्मी, मुझे लगा था कि आप सिर्फ भाई से प्यार करती हैं। आप हमेशा उसे ज्यादा ध्यान देती हैं और मैं अकेली महसूस करती हूँ। मेरी बात सुनते ही मम्मी की आंखें नम हो गईं। उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, किरण, तुम ऐसा क्यों सोचती हो? तुम मेरे लिए बहुत खास हो। शायद मैंने तुम्हें यह एहसास नहीं कराया, लेकिन मेरा ज्यादा ध्यान तुम्हारे भाई पर इसलिए होता है क्योंकि वह बहुत छोटा और भावुक है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करती। उस पल मुझे महसूस हुआ कि मम्मी भी मुझसे उतना ही प्यार करती हैं जितना मेरे भाई से। बस उन्होंने कभी खुलकर मुझे नहीं दिखाया था। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें डांटूं, तुम्हें समझाती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम मजबूत बनो, अपनी जिम्मेदारी समझो। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुम्हारी फीलिंग को नजरअंदाज करती हूँ। आज तुमने मुझे बता दिया कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा था और इसके लिए मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। उसके बाद मम्मी ने मुझे गले से लगाया और कहा, मैं वादा करती हूँ कि आगे से मैं तुम्हारे साथ भी वक्त बताऊंगी, तुम्हारे मन की बात सुनूंगी। वह पल हमारे रिश्ते के लिए एक नई शुरुआत की तरह था। अब जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं, मम्मी हमें बराबर प्यार और ध्यान देती हैं। मुझे अब कभी अकेला महसूस नहीं होता, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे और मम्मी के बीच का रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया है।